आज की इस FB लाइव कार्यक्रम में धर्म संस्थापक संघ की ओर से मैं संदेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मित्र इस FB लाइव कार्यक्रम में हर हफ्ते उपस्थित रहते हैं, इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर किया करें। मित्रों, एक बार फिर हमारे सामने उपस्थित हैं परम पूजनीय गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी, और हमेशा की तरह उनके सामने हम लोग प्रस्तुत हैं एक नई जिज्ञासा के साथ में। गुरुदेव सादर आपको प्रणाम करता हूँ। आज की जिज्ञासा श्री बंधु भैया जबलपुर से उन्होंने प्रस्तुत की है। उनका प्रश्न शासन व्यवस्था के संबंध में है। उन्होंने कहा है कि अभी पीछे हम लोगों ने, या सारी दुनिया ने ही, शासन व्यवस्था को राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित होते देखा, और लोकतंत्र में भी दलतंत्रीय व्यवस्था अधिकतर राष्ट्रों में अपनाई गई है। अपने भारत की बात करें तो इस दलतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन में विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका, जिसे अभी न्यायपालिका बोलते हैं, और साथ में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को प्रस्तुत किया गया है, समावेश किया गया है। इस जो लोकतंत्र अभी चल रहा है, इसका सात्विक स्वरूप क्या हो, इसमें शासन का और साथ में मीडिया का, एक शासन की 3 व्यवस्थाएं, 3 अंग और उसके बाद मीडिया, इनका सात्विक स्वरूप क्या हो जिससे न्याय की ओर राष्ट्र अग्रसर हो, न्याय राष्ट्र में स्थापित हो। इस जिज्ञासा के साथ हम लोग आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। किसी भी राष्ट्र का शासन चार भागों में विभक्त होता है। उसमें उसको 4 स्तंभ बोलते हैं या 4 खंभे बोलते हैं आज की भाषा शैली में, जिसमें पहली तो विधायिका है, फिर मंत्रिका है, फिर न्यायिका है। चौथा खंभा जो है वो मीडिया के रूप में, संचार माध्यम कहते हैं। अब वो चौथा खंभा वास्तव में कोई सरकार नहीं है, वो एक जनता और सरकार के बीच में मीडिएटर का काम करती है, माध्यम का काम करती है। सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना और जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना, इसका अभिप्राय इन 2 ही मुख्य बातों से। और आलतू फालतू ज्ञान बघारना, अजित जैसा आजकल पत्रकार करते रहते हैं, ये सब उसका काम नहीं है। मीडिया का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, जहां तक शासन तंत्र का सवाल है, किसी राष्ट्र की व्यवस्था का सवाल है, तो उसमें ये मीडिया की एक भूमिका है माध्यम के रूप में, इसीलिए इसको संचार माध्यम कहते हैं। तो संचार जो है सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, कि वहां की सूचनाएं इधर और यहाँ की सूचनाएं उधर, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में काम करते हैं। इसीलिए मीडिया को बोलते हैं। अब ये मजे की बात है, इसमें शुरू से ही गलती हो गई कि वो 3 खंभों के साथ जब इस चौथे खंभे को रखा गया, तो ये चौथा खंभा चलेगा कैसे, इस पर ख्याल ही नहीं किया। खंभे को जिंदा रहने के लिए कुछ राशन पानी चाहिए या नहीं चाहिए। इन्होंने कॉमर्शियल संस्थाओं को, जैसे एक पान की दुकान है, कोई चाय की दुकान है, कोई एक होटल है, कोई ऐसी एक संस्था के रूप में उन्होंने उसको मान्यता दे दी। अब आप एक बात बताइए कि इसी तरह की मान्यता अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए विधायिका की दे दी जाए बाजार से, कानून उठा लेंगे भाई। जब बाजार से समाचार उठा सकते हो तो बाजार से कानून भी उठा लो।
बाजार से ही आप जब सारा ज्ञान विज्ञान आपको उठाना है, सारी सूचनाओं का माध्यम अगर एक कोई चाय बेचने की कंपनी है, तो चाय बेचने वाली कंपनी जो है वो विधायिका भी विधान भी आपको बना के दे देगी, इसमें क्या दिक्कत है। और मजे की बात है कि ज्ञान तो वही बढ़ा रहे हैं मीडिया वाले, सारा ज्ञान विज्ञान इधर का वो उधर का वो, उनको रिमांड पे लिए बैठाए रहते हैं नेताओं को भी, सब पर कीचड़ उछालता है मीडिया। अब अपनी मर्जी का बकबक करता है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं, वो अपना ज्ञान उड़ेल रहा है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी मीडिया में जो वहां लोग बैठे हुए रहते हैं, आपको कभी लगता है कि मीडिया का रोल कर रहे हैं? कोई भी एंकर, कोई पत्रकार, आपको कहीं से कोई लक्षण किसी पत्रकार में दिखाई देता है कि ये माध्यम का काम कर रहा है? नहीं, दे आर वर्किंग लाइक ए टीचर। वो किसी नेता को रिमांड पे लिए बैठे रहते हैं। जनता की कोई बात सरकार तक जाती ही नहीं। आप किसी संचार माध्यम से आप सरकार तक या सार्वजनिक स्तर तक आप कोई भी जनता की बात नहीं पहुंचा सकते मीडिया के माध्यम से। जो चौथा खंबा है वो जनता की कोई बात वहां तक ले ही नहीं जाता। और क्यों नहीं ले जाता, और ले भी क्यों जाए? एक किसी आदमी ने एक अपने खर्चे से गुमटी लगाई, वो चाय बिस्कुट रखे बैठा है। अब आप उससे क्या आशा करते हैं कि वो आपके यहाँ जब कोई गांव में मेहमान आए तो वो चाय बिस्कुट अपनी तरफ से उसको खिला के तब आपके घर भेजे? वो करेगा क्या ऐसा? क्यों करेगा? उसका वो पैसा कहां से आएगा कि सब पूरे गांव के मेहमानों को ट्रीट करता रहे? क्या संभव भी है ऐसा? नहीं है संभव। फिर वो मीडिया कैसे करेगा? सार्वजनिक कोई काम वो कैसे पहुंचाएगा वहां? सार्वजनिक कोई बात वो कैसे पहुंचाएगा? सार्वजनिक कोई प्रस्ताव वो क्यों पहुंचाएगा सरकार तक? क्यों? इसके लिए उनको पत्रकार, इसके लिए उनको तमाम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब खर्चीला है। वो पत्रकार मुफ्त में काम करेगा? क्यों करेगा? और ये अंडरस्टूड है कि दे विल वर्क। अब क्यों वर्क? कहीं कोई आंसर नहीं। जब आप एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में मीडिया को ला रहे हैं तो वाणिज्यिक संस्था के रूप में न्यायालय भी आना चाहिए था, वाणिज्यिक संस्था के रूप में मंत्रालय भी आना चाहिए था, वाणिज्यिक संस्था के रूप में आपका विधायिका भी आना चाहिए। तो आपका विधानमंडल, मंत्रिमंडल, न्याय मंडल, पत्रकार मंडल, ये सब चाय बेचने वाली दुकानें हो गई होती अब तक। चौथा हो चुका है। वो बेच रहा है। चाय बेचने का मतलब खबरें बेचना। अब क्यों नहीं बेचेंगे? आप खबर कोई वहां प्रकाशित करना चाहते हैं तो आपसे पैसा क्यों नहीं मांगेगा? तो जनता का वो रह कहां से जाएगा? वो तो सरकारी विज्ञापन जो दे देगा उसका वो गुणगान करेगा। वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठा है तो विज्ञापन बेस्ड है। जो उसको अखबार का कागज देगा, जो उसको पत्रकार को आने जाने का टीए देगा, जो उनके लिए वहां विज्ञापन के पैसे देगा करोड़ों रुपए, वो उसी का गुणगान गाएंगे। अब आप गोदी मीडिया दिन भर चिल्ला रहे हो तो ये सिर्फ आपके ही बकलोल होने का प्रमाण देगा, ना कि मीडिया का। मीडिया जैसा है वैसा है। एक चाय बेचने वाली कंपनी जब आपके यहां सरकार बन गई, अंग्रेज कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चाय बेचने वाली कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी।
कंपनी सरकार के फरमान आने लगे। कब कंपनी सरकार हो गई कि कंपनी सरकार जहां देखो कंपनी सरकार का फरमान आया है और राजाओं को फरमान आने लगे कंपनी सरकार के थोड़े दिनों बाद। तो कंपनी कब सरकार हो गई किसी की समझ में नहीं आया। और ध्यान रखो, वो सरकार चाणक्य की भी हो सकती, वो सरकार नेहरू की भी हो सकती है, वो सरकार अंबेडकर की हो सकती है, वो सब ये सब प्राइवेट लोग ही हैं। प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक सहमति से नहीं है, सार्वजनिक मतों से नहीं है, जिसमें जनता ने नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई अस्विक्रमार्जिते राज्यम स्वयमेव मृगेंद्रता चढ़ बैठो जबरदस्ती गद्दी पर और घोषित कर दो कि तुम राजा हो। कोई भी गद्दी पे चढ़ बैठता है और वो देखो रवीश कुमार बाहर हो, बड़े बड़े पत्रकार सब बाहर कर दिए गए। क्यों? कोई भी उनका शेयर खरीद लेगा और नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई, जबरन अपनी तलवार के बल पे, अपने पैसे के बल पे अपना सब वहां चढ़ लेते हैं, लद लेते हैं, वो सरकार हो जाते हैं, चौथा खंभा बन जाते हैं, कोई तीसरा खंभा बन जाता है, कोई दूसरा खंभा बन जाता है, कोई पहला वाला खंभा बन जाता है। ये सब उनके द्वारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको पता है। कोई भी गुमटी खरीद सकता है, गुमटी खरीद लो, स्टोव खरीद लो, मट्टी तेल भर लो, बैठो, भगोना ले लो, चाय बनाओ। अब इसमें क्या तकलीफ? प्राइवेट कंपनी है मीडिया, प्राइवेट कंपनी है न्यायालय। आपको पता है न्यायालय चंद लोगों का एक ग्रुप है, उसे कहते हैं कॉलेजियम थ्योरी। कॉलेजियम पद्धति है वहां, वो कुछ लोग उसमें हैं, वो अपनी मर्जी का कोई भी न्यायाधीश चुन लेते। प्राइवेट कंपनियां हैं, पार्टियां, वो सब प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपना नेता चुन लेते हैं, अपने विधेयक बना लेते हैं, प्राइवेट विधेयक बनते हैं, उनमें सार्वजनिकता का कोई लक्षण नहीं। जब मर्जी विधेयक बना देते हैं, उसे पारित कर देते हैं, अपने हिसाब से पारित करके उसे लागू भी कर देते हैं, जनता से कोई पूछता ही नहीं। सार्वजनिक जो चीज नहीं है वो सर्वकारिक होगी नहीं, और सरकार माने सर्वकार ही होता है। सर्वकार जो है संस्कृत में उसका नाम सर्वकार ही है आज भी। सर्वकार माने सार्वजनिक कार्य करने वाली संस्था। कोई भी सार्वजनिक कार्य करना तो सार्वजनिक सहमति से आप करेंगे। तो ना विधान बनाने का काम आप सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, ना नीतियां बनाने का मंत्रिमंडल में काम हो रहा है सार्वजनिक रूप से, और ना ही न्यायालय सार्वजनिक रूप से फैसले देता है। स्वजनिक फैसले हैं, उनके अपने निजी फैसले हैं। नहीं मानोगे तो जेल में डाल देंगे। एक न्यायाधीश ने फैसला दे दिया कि सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो, लोग गए चढ़ा दी, जनता चीखती चिल्लाती रही। आज भी जनता से वोटिंग करा लो, अगर वो फैसला गलत ना निकल जाए तो बताना। सार्वजनिक कार्य कर रहे हो ना, तो सार्वजनिक मत उसमें शामिल कहां है? तुम तो स्वमत से किए हो, अपनी मर्जी के फैसले किए हो। एक जज अपनी मर्जी का फैसला कर रहे हैं और उसे लागू कर देता है। और ध्यान रखो, तुम चुन भी लिए हो सार्वजनिक मत से, तब भी उसका मत चुनने के बाद उस व्यक्ति को तुमने चुना है, अब उसका अपना ही मत से फैसला हो रहा होगा। आपने उस व्यक्ति को चुना है, लेकिन जब वो फैसला लेता है तो उस फैसले को आप नहीं चुन रहे होते हैं। और वो आदमी जो चुने हो
तुम कौन से बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ हो कि तुमने बहुत वहां भगवान राम ही भेजा है, भगवान कृष्ण भेजा है, कबीर भेजा है, जीसस भेजा है, मोहम्मद भेजा है? कोई गारंटी है कितने जीसस मोहम्मद तुम्हारे पास कि वहां पवित्र आत्मा भेजे हो? सब चोरकट आत्मा भेज रहे हो। तो अब उनसे आशा करते हो कि तुम्हारे लिए वो स्वजनिक छोड़ करके सार्वजनिक काम करेंगे, स्वहित छोड़ करके सर्वहित का काम करेंगे। ये आपको, या तो पागल हैं आप लोग। आप ऐसी आशा करते क्यों? फालतू का सपना देखते हो। वो वहां पे बैठा हुआ आदमी सर्वहित का काम करेगा। आज तक किसी ने किया? किसी ने किया है तो बताओ। एक भी कोई सार्वजनिक कृत्य हुआ हो तो आप बताइए जिसमें सर्वहित पूरी तरह सिद्ध होता हो। अब गांधी जी कहते थे अंतिम आदमी का क्या है, उसके हित अगर तुम्हारी किसी नियम नीति निर्णय में शामिल नहीं होते हैं तो तुम्हारा जो निर्णय है, नियम है, नीति है, ये सब फर्जी है, सर्वकारिक नहीं है, सर्वहित सिद्ध ही नहीं हो रहा। अंतिम आदमी को कोई लाभ ही नहीं है उससे। आपने हेलमेट का कानून बनाया, 1,000 रुपए दंड लगेगा, अपना सिर तुम्हें फोड़ना है और दंड भी तुम्हें को देना है, और तुम राजी भी हो। तुम्हारा बेवकूफ होना भी अपने आप में एक बड़ा बढ़िया है। अब कहते हैं जब तक इस दुनिया में मूर्ख रहेंगे तब तक धूर्तों का जेब खाली नहीं रहेगा। क्यों? ठगों के पाँव 12 बने रहेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता। उनके तो 10 उंगलियां घी में रहेंगी, इसलिए उनको कोई हानि नहीं। वो प्राइवेट लोग, तो प्राइवेट विधायिका, प्राइवेट मंत्रिका, प्राइवेट न्यायिका माने न्यायालय, और प्राइवेट मीडिया, सब पैसे लेके काम कर रहे हैं। आप विधायिका से कोई पैसा के बिना काम करवा लीजिए, मंत्रिका से करवा लीजिए, कहीं से हो जाए आपका काम, तो आप बताइए। और किसी भी मंत्रालय से आप काम करा के देख लीजिए। जब वो प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड क्यों? क्यों अपने हित तक ही सीमित है, सर्वहित का काम ही नहीं करना। सीधे सीधे आप एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, सीधे सीधे आपका कोई काम नहीं होता। एक रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं आप, एक सार्वजनिक, देखिए एक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 साल लग जाता है, करते ही नहीं हो। झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब लगातार करते रहे, लाखों रुपए घूस लिए बिना आगे बढ़ते ही, फाइल नहीं जाती। कितने बार हम लोगों ने कोशिश किया, जा ही नहीं पाता मामला। हो भी जाएगा तो हर जहां रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हर अधिकारी को अगर आप बीच बीच में पूजा न चढ़ाते रहो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करने हम आता रहेगा 24 घंटे। अब दुनिया भर के ऑब्जेक्शन उठाते रहे। प्राइवेट कंपनी है, निजी हित के लिए काम करते हैं, अब आप चाहते हैं कि आपके हित के लिए काम करें, कैसे संभव है? अरे तो वहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नियुक्त करना बंद करो। ये चारों जो हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, स्वहित के लिए काम करती हैं, सर्वहित का कोई काम नहीं उन चारों के पास। आप सार्वजनिक हित का कोई फैसला आप कोर्ट से करवा के दिखा दीजिए। पहले तो केस इलाज नहीं होगा, लाज हो जाएगा तो उसका फैसला नहीं होगा, फैसला हो जाएगा तो सार्वजनिक हित में नहीं होगा। आप इतना ही चलिए, छोटा सा काम करा लीजिए, कोई भी कोर्ट में, यहां से और विश्व न्यायालय तक चले जाइए आप, भारत ही नहीं क्यों, कहीं भी चले जाइए, वहां कोर्ट से ये फैसला लेके आ जाइए कि एक को शिक्षा मिलती है हुजूर, एक नागरिक को, तो दूसरे को क्यों नहीं मिलती? अब आप न्याय के लिए ही बैठे हैं और आप ये अर्जी नहीं लेंगे। जाइए देखिए, एक को शिक्षा देते हैं, दूसरा नागरिक को से, और
संविधान में लिखे हुए कहते हैं संविधान के अनुसार फैसला देते हैं। संविधान में लिखा है कि सब नागरिक समान हैं। सब नागरिक स्वतंत्र हैं, लेकिन न कोई नागरिक समान है और न कोई नागरिक स्वतंत्र। उनसे कहो कि जब सभी नागरिक समान हैं तो समान रूप से आज तक शिक्षा का कोई कानून रखा क्यों नहीं? बाबा अम्बेडकर ने, बाद के हाथी छाप वालों ने, घोड़ा छाप वालों ने, लालटेन छाप वालों ने, पंजा छाप वालों ने, कमल छाप वालों ने आज तक कभी बनाया कि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलेगी? लिखा कभी किसी ने? किसी नेता ने भाषण दिया? कभी आपने सुना? दलितों के मसीहाओं से पूछ लो कि एक दलित को शिक्षा मिलती है तो क्या दूसरे दलित को भी मिलनी चाहिए? पूछ लो, इतनी सी बात, बस बात साफ हो जाएगा कि वो तुमको गुलाम बनाने के अतिरिक्त तुम्हारा दलितों का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो तुमको गुलाम बनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई सपना देखता हो। तुम्हारा जो मसीहा है वही तुम्हारा ठसिया है, जिसके लिए तुम जान देते हो वही तुम्हारी जान लेने पर आमादा रहता है। मजे की बात तो ये, तुम जिसे अपना शत्रु समझते हो वही तुम्हारा मित्र निकलता है, और तुम जिसे अपना मित्र समझे बैठे रहते हो वही तुम्हारा शत्रु निकलता है फाइनली। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को वो देखो, जो मित्र रहता है वो तुमसे कड़वी बातें करता है, क्या बदतमीजी कर रहे हो, ठीक से उठो, समय पे उठा करो, समय पे खाना खाओ, ठीक से ईमानदारी से काम करो, आपको हर बात बुरी लगेगी मित्र की। शत्रु कहेगा अरे कहाँ परेशान, आराम से उठो, एक सिगरेट पियो, आवारागर्दी सिखाएगा कि तुम बर्बाद हो जाओ ज्यादा से ज्यादा। अब वो तुमको अनुकूल लगेगा, क्यों? तुम्हारे मनोनुकूल बात करेगा। जो तुम्हारा शत्रु है तुम्हारे मन के अनुकूल बात करता है, वो प्रिय लगता है, और जो तुम्हारा मित्र होता है, संरक्षक होता है, उसकी हर बात तुम्हें एकदम तीर की तरह चुभती है, अब बहुत बुरी लगती है। इतनी बुरी लगती है कहते हो कि हमारे लिए बरब्बा डाकू को छोड़ दो और जीसस को सूली चढ़ा, इतनी खराब लगती है। और जो तुमको लूटता है, पीटता है, गरियाता है, जुतियाता है, तुम्हारी संपत्ति बर्बाद कर देता है, तुम्हारे अधिकारों को छीन लेता है, तुम्हारी सांसों तक को छीन लेता है, तुम उसकी पूजा करते हुए दुनिया। ये तुम्हारा खुद का अपना किया धरा पाप है जिसको तुम भुगतते रहते हो, और ये अनादिकाल से भुगत रहे हो, अनंत काल तक भुगतोगे जब तक तुम सत्य की उपासना नहीं करोगे। सर्वत्वम इति सत्यम। तुम सार्वजनिक हमेशा बात करो, सार्वजनिक रूप से नियम बनाना सीखो, सार्वजनिक रूप से तुम नीतियां बनाना सीखो, सार्वजनिक रूप से तुम न्याय के फैसले लेना सीखो, सार्वजनिक रूप से ही तुम अपना मीडिया बनाओ। जब तक तुम सार्वजनिक मीडिया, सार्वजनिक न्यायालय, सार्वजनिक मंत्रालय और सार्वजनिक विधायिका नहीं बनाओगे तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां तुम्हारा रक्त पीती रहेंगी, रक्त पीती रहेंगी, रक्त। चुनाव आयोग की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। ये जो लोग उस पे बैठे रहते हैं वो उनकी निजी अपनी प्रभुसत्ता से चलता है। कोई नियम नीति निर्णय जब सार्वजनिक सहमति से वोटिंग द्वारा पारित खारिज करने का आपने प्रावधान ही अभी तक नहीं किया है तो सत्य पर लैंड कहां से करेगा? सर्वत्वमिति सत्यम। नियम नीति निर्णय सत्य के अनुकूल कोई रहते नहीं तुम्हारे। इसलिए ये द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र जब तक लाओगे नहीं, लागू नहीं करोगे और खुद मालिक नहीं बनोगे, तुम गुलाम होने के इतने हैबिचुअल हो चुके हो कि तुमको कहा जाए कि तुम अपनी मर्जी से अच्छा ही नियम कानून पारित खारिज कर लो तो तुम खड़े खड़े मर जाओगे। क्यों? तुमको सदमा लग जाएगा कि अरे हम अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं, इतने वर्षों की गुलामी तुम्हारी, अब अचानक तुमको कोई मालिक बना दे। नहीं, बाबा अम्बेडकर हमारा पिता है, नहीं तुम अपने पिता खुद बन जाओ।
नहीं, हम अपने बाप कैसे बन सकते हैं? तो तुम हिजड़े हो दरअसल। हिजड़ों का कोई धर्म, जब तक तुम ये घोषणा नहीं कर सकते हो कि तुम जो कुछ बात सही होगी वो मान जाओगे, उसी पर अमल करोगे, तब तक तुम हिजड़ी हो। सारे जीव जंतु सब हिजड़ी, कोई उनमें पुरुषत्व तो है नहीं, सब प्राकृत है। इसीलिए कहते हैं तुलसी ने जब मीरा को खबर भिजवाई कि इस मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो बड़ा अच्छा, वो पता चले एक पुरुष है कोई। वो तो सोच रही थी कि सारे ये वाले, तो उनको हंसी आई कि अच्छा एक पुरुष तो है जो बोला कि किसी स्त्री से नहीं मिलता, इसका मतलब पक्का पुरुष है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी खबर, एक पुरुष का पता तो चला गया है इस पृथ्वी पर। हम तो समझ रहे थे कि सारे स्त्रीमय जगत सब प्राकृत है जगत, प्रकृति और पुरुष का खेल है, ब्रह्म और माया का खेल है, सब माया विवश भय मन मूढ़ा। इनको अपने ईश्वरत्व के होने का कोई एहसास ही नहीं। दो कौड़ी के नपुंसक हिजड़े लोग, आप इनसे क्या उम्मीद करते हो कि गुलामी तोड़ लेंगे अपने? ना ना ना, इनसे बताओ कि तुम खुद ही अपने मालिक बनना सीखो। तुम दूसरे को वोट दे के क्यों बनाते हो? अपने को वोट दो। अब आप कहोगे नई बात बता रहे, अपने को वोट कैसे दे? अपने को ही दे लो वोट और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम खुद ही अपने को चुन लो। अब खुद नियम बनाने वाले हो जाओ, खुद विधायक बनो, खुद मंत्री बनो, खुद जज बनो। और कैसे बनोगे? वोटिंग के जरिए। जाना नहीं है कहीं, कुर्सी नहीं चढ़ने से कोई बनता। कुर्सी चढ़ने से बनता तो वो लोग बन गए होते अब तक जज। एक भी न्यायाधीश न्याय नहीं करता, एक भी कोई विधायक विधान नहीं बनाता, कोई भी ज्ञानानुकूल विध धातु से बना है विधान। तो दादा ना सब ये जो है ना, ये उसी अर्थ वाले। तो विधान का मतलब ये होता है जो ज्ञान के अनुसार बने। ज्ञान सही गलत का होता है, क्या सत्य है उसके अनुसार बनाओ। तो जब सत्यानुकूल नियम बनाओगे तो विधान कहलाएगा। यही अभिप्राय है। अब जैसा विधान होगा वैसे ही आपकी नीतियां बनेंगी, वैसे ही आपके फिर निर्णय होने वाले हैं, क्योंकि विधान बेसिक चीज है। अब संविधान बनाते समय आपने सत्य का कोई सार्वजनिक हित का कोई उसमें पैरामीटर ही नहीं लिया हुआ। इसलिए 1 से 5% ऊपर की जो क्लास है उसके अनुसार उसके हितों की रक्षा के लिए वो सब कानून नियम बनते हैं और उसको संविधान में लिख के रख लिया जाता है। अब बाकी सबको दिन भर झूठ बोला जाता है उनसे कि तुम्हारा जो है फला ने हड़प लिया है, तुमको उससे लड़ना है। हिंदू है तो उसको बताया जाता है कि मुसलमानों ने तुमको लूट लिया है, उनसे तुमको मुकाबला। अब लूटता है खुद, बताता है मुसलमानों ने लूट लिया तुमको। मुसलमानों को उनका जो लुटेरा है वो उनको बताता है कि तुमको हिंदुओं ने लूट लिया। दलितों को बताया जाता है कि तुमको ब्राह्मणों ने लूट लिया। ब्राह्मणों को बताया जाता है कि तुमको दलितों ने लूट लिया, उसके प्रमाण भी है। ब्राह्मणों के पास बैठो जाके तो बताते हैं ये सब दलितों ने कब्जा कर लिया सारी पोस्टों पे और हम लोगों को बर्बाद कर दिया। अब कई हजार वर्षों से दलितों का ही कब्जा है, आप कहीं भी देख लीजिए। सारे साम्राज्य आपको उन्हीं के मिलेंगे और वही गरियाते भी हैं। जैसे मुसलमान आज गरिया रहा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है हजारों सालों से, और राज्य उन्हीं का 800 साल लगभग काबिज रहे। अब बता रहे हैं कि हिंदू के साथ, अरे भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। बौद्ध चिल्ला रहे हैं कि उनका शोषण, अब शासन उनका यहाँ अखंड। मौर्य वंश कितने साल शासन में रहा, ना किसी को पढ़ने दिया, न शिक्षा न रोजगार। वही 1 से 5% आदमी के लिए शिक्षा। नालंदा और तक्षशिला 2 विद्यालय बनाए थे और उनमें दोनों में कितने आदमी पढ़ते थे थोड़ा बताओ उनको। भैया प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्यालय चाहिए। मोटा मोटा दीवार वाला विद्यालय का धंधा बंद करो। ग्राम पंचायत में विद्यालय चाहिए। अब पूरा 25 साल पढ़ाने का,
तब उनको शिक्षा मिलेगी, तब उनका उद्धार होगा। तो जब तक ये चारों संस्थाएं आपकी विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया, जब तक चारों का प्राइवेटाइजेशन रहेगा, निजीकरण रहेगा, तब तक ये लफड़ा रहेगा। इसका सार्वजनिकीकरण करो। लोक माने सार्वजनिक होता है, तो लोकतंत्र माने होता है सार्वजनिक तंत्र। और तंत्र जो है शासन को कहते हैं। शासन के 4 अंग हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया। और चारों ही कमर्शियल है, चारों का निजीकरण हो रखा है। निजी तल पे वो नियम नीति निर्णय कर रहे हैं, निजी तल पे वो समाचार पहुंच रहा है, अपनी मर्जी का जो मर्जी वो प्रचारित करता है, जो है उसको नहीं। अपनी मर्जी की चीजें वो दिखाता है। अगर मीडिया सार्वजनिक है तो वो हर पार्टी को चुनाव प्रचार के टाइम पर वहां बोलने के लिए 1-1 घंटे का या 4-4 घंटे का या रोज 1 घंटे का अवसर क्यों नहीं देता, या महीने में 1 घंटे का क्यों अवसर नहीं देता, या 10-10 मिनट रोज का क्यों नहीं देता? सोचा कभी आपने? और उधर से किसी प्राइवेट आदमी का झकाझक सुबह दोपहर शाम पूरा एकदम रंगा हुआ टेलीविजन, धूम धड़ाका। अब देखो क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन नहीं, एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड। विधायिका प्राइवेटाइज्ड, मंत्रिका प्राइवेटाइज्ड, न्यायिका प्राइवेटाइज्ड, मीडिया प्राइवेटाइज्ड, सब कमर्शियल हैं। दे ऑल आर कमर्शियल्स, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी। कोई उनमें डेमोक्रेसी नहीं, उनके व्यक्तित्व में ही नहीं डेमोक्रेसी। दे हैव नथिंग। फिर कहां से हो जाएगा? इसलिए इसे आप लोग भली भांति समझ लें और ये प्राइवेटाइजेशन से ऊपर उठें। इन चारों चीजों में प्राइवेटाइजेशन से काम नहीं चलेगा। वाणिज्यिक क्षेत्र में लड्डू बनाओ बेचो, चाय बनाओ बेचो, ये ठीक है वाणिज्यिक क्षेत्र में, लेकिन नियम बनाओ बेचो, फिर नीति बनाओ बेचो, निर्णय बनाओ बेचो, समाचार बनाओ बेचो, वाह भैया ये क्या कर रहे हो? समझो, जब तक बुद्धू रहोगे तब तक तुमको बकलोल बनाते रहेंगे। और ध्यान रखो, इस बकलोली से ऊपर तुम जब उठना चाहो तो एक ही दिन में उठ सकते हो। इसके लिए कोई लंबा गुलाम रहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन चाहोगे, जिस क्षण जागे चेतना, वही सवेरा हो जाएगा। एक दिन में कर सकते हो बदलाव और मालिक बन सकते हो। बस इतना ही तुम अपने वोट दे लो, सारे लोग मिलकर। अब विधियां हमसे पूछ लो, सब हो जाता है। एक ही दिन में सब परिवर्तन कर सकते हो, लंबा की जरूरत नहीं। तो जिनको करना है वो सब हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। तो मित्रों, आज हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक तंत्र में सार्वजनिक सहमति, सार्वजनिक सहभागिता अति आवश्यक है। तो न सिर्फ विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका, बल्कि मीडिया में भी महालोकतंत्र की स्थापना की आवश्यकता है और इसके साथ ही न्याय वहाँ पे स्थापित हो सकता है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस आग्रह के साथ और निवेदन के साथ कि इस FB लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि न्याय की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके। आप सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।